नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 30th ऑफ मई और ये जो महीना है वो तो ख़त्म ही हो चुका है। तो आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। हमारी वेबसाइट में जाके सारा कंटेंट जो है आप एक्सेस कर पाएँगे और डेली न्यूज़ अपडेट्स सारा चीज़ जो है आपको मिल जाता है। हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लीजिएगा रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो एस&पी जो आउटलुक है एस&पी जो प्राइमरीली आपका स्टैंडर्ड एंड पुअर है बेसिकली उसका जो ग्लोबल रेटिंग है हमारे देश के लिए सॉवरेन जो रेटिंग होता है वो आपका पॉजिटिव हुआ है आफ्टर 10 इयर्स। सो टिपिकली हमारा बी प्लस ऐसा टाइप का आपका रेटिंग रहता है, सॉवरेन रेटिंग हो जाता है। मतलब आपका जो देश है, जो देश जो आपका यानी जो गवर्नमेंट है जो लोन ले रहा है उसको पे बैक करने की क्षमता है या नहीं है, वो रेटिंग उसके मतलब क्रेडिट जो रेटिंग है वो आपका प्रोवाइड करते हैं। उस बेसिस पे उसका जो यील्ड है यानी गवर्नमेंट के जो बॉन्ड है उसका जो यील्ड है वो डिसाइड होता है। अगर बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो फिर उसका जो रेटिंग है वो डाउन होता है। और फिर उसका जो यील्ड होता है यानी जब भी आप बॉन्ड आप जब खरीदने जाते हो क्योंकि ज़्यादा रिस्क होता है तो फिर वहाँ पे गवर्नमेंट को ज़्यादा यील्ड देना पड़ता है। तो लोन जो होता है गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। और गवर्नमेंट टिपिकली ज़्यादातर जो गवर्नमेंट होती है वो ट्रेड उसका जो फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो नेगेटिव ही मतलब डेफिसिट जो है वो हमेशा रहता है, वो नेगेटिव ही होता है क्योंकि उसका जो इनकम होता है उससे ज़्यादा वो खर्चा करता है। और इसकी वजह से वो जो गैप है डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए उसके पास पैसा चाहिए होता है। पैसा जो है वो आपका बॉन्ड के माध्यम से वो पैसे को उठाता है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। सो इसका मतलब ये है कि अभी अगर जो करंट गवर्नमेंट है क्योंकि जो रेटिंग है वो पॉजिटिव है, तो अगर गवर्नमेंट अभी पैसा उठाने जाएगा तो फिर वहाँ पे उसको जो यील्ड देना पड़ता है या जो पैसा देना पड़ता है या जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है वो आपका कम हो जाएगा, which is definitely it is going to make availability of credit cheaper। तो गवर्नमेंट के ऊपर जो वो टैक्स का जो बोझा होता है, इसलिए आप देखोगे जो बजट होता है बजट का एक बहुत ही सब्सटैंशियल अमाउंट जो है वो आपका टैक्स सॉरी जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट पे बैक में चले जाता है। तो इंटरेस्ट अगर कम देना पड़ता है तो आपका पैसा गवर्नमेंट का बचता है। सो वो पैसा डेफिनेटली वो सोशल प्रोजेक्ट्स में या सोशल वेलफेयर स्कीम्स में जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। एयरटेल का जो मार्केट कैप है वो 100 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप वो क्रॉस कर चुका है, व्हिच शोज दैट दिस कंपनी इज वेरी वेरी बिग। और स्पेशली टेलीकॉम सेक्टर में 100 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप क्रॉस करना बहुत ही बड़ी बात है। और इसलिए आप देखोगे जियो के साथ compete करने के लिए एयरटेल ही compete कर पा रहा है। वो द वोडाफोन खत्म हो गया है, एयरसेल खत्म हो गया है, बीएसएनएल क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट कंपनी है, वो सर्वाइव कर रहा है। सो दिस इटसेल्फ इज अ वेरी बिग फीचर एंड congratulations to Airtel on achieving that। तो दैट शोज दैट ये कंपनी जो है वो सर्वाइव कर रहा है और आस्ते आस्ते अफ्रीका में बहुत सारे नाइजीरिया में या अफ्रीकन कंट्रीज में एयरटेल इज डूइंग रियली रियली वेल और वहाँ पे दे आर ऑपरेटिंग। बट क्योंकि बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस है और अफ्रीका टिपिकली बहुत अनस्टेबल होता है, स्पेशली जो फ्रैंकोफाइल कंट्रीज हैं, डीआरसी हो गया, आपका कॉन्गो हो गया, फिर आपका माली हो गया, जो फ्रैंकोफाइल कंट्रीज़ हैं, जो फ्रेंच कॉलोनीज़ थे, तो वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। उसमें आपका फ्रांस का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है। एंड कल हमने जैसे बात किया था कि जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट आपका अफ्रीका में मिलता है तो उसका इलीगल माइनिंग होता है और उसका बेनिफिशियरी आप भी हैं, हम भी हैं। लीगल हो इलीगल हो, यू आर टेकिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। जो भी बैटरीज तैयार होते हैं, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तैयार होते हैं, उसमें कोबाल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। कोबाल्ट आपका टिपिकली अफ्रीका से आता है, ट्रांसपोर्ट होकर जाता है चाइना में आपका प्रोसेस होकर बैटरी बन के थ्रू आउट द वर्ल्ड वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कैपिटल गुड्स का जो ग्रोथ है वो आपका गिरा है बिकॉज ऑफ मशीनरीज जो चाहिए होता है, क्योंकि इंडिया में आपको समझना पड़ेगा, इंडिया में हम मैन्युफैक्चरिंग सेलिब्रेट करें, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बट आपको ये समझना पड़ेगा हमारे देश में जो है टिपिकली आपका मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। एक एस्पेक्ट होता है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, फ्रॉम स्क्रैच आप उसको डेवलप कर रहे हैं। और फिर उसका एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, मार्केट रिसर्च किया, कंपटीटर रिसर्च किया, फिर उसने आपने देखा कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो किस तरीके से बेटर है, किस तरीके से दूसरे जो कंपटीशन है उससे बेहतर है, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, यूटिलिटी, वो आपको डिफाइन करना पड़ता है। उसके बाद जो है आप उसको मैन्युफैक्चरिंग में डालते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, आप उसका असेंबली लाइन तैयार करते हैं, उसका रॉ मटेरियल जुगाड़ करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करने के बाद उसको आप
असेंबल करके पैक करके मार्केट में अपने कस्टमर के पास सेल करते हैं। दिस इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। ये प्रोडक्ट साइकिल जो होता है, मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया, बट बॉटम लाइन आई थिंक आपको समझ में आ गया कि प्रोडक्ट साइकिल क्या होता है। तो प्रोडक्ट साइकिल में क्या होता है, आपको ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे अभी जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है प्राइमरली आपका असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग है। असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि आपका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कोर काम होता है, किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए जो कोर काम होता है, जो मशीनरी चाहिए होता है, वो हमारे पास टिपिकली नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, जैसे एलईडी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कार मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या आपका मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसमें हम क्या कर रहे हैं, असेंबली लाइन को तैयार कर रहे हैं। असेंबली लाइन का जो भी मशीनरी होता है वो टिपिकली आपको चाइना से आता है। इवन आप देखोगे, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका जो बुक बाइंडिंग होता है, बुक बाइंडिंग के लिए आपके पास जितने भी सारे बुक्स हैं, उसमें आपका परफेक्ट बाइंडिंग बोल के एक मशीन आता है, ग्लू बाइंडिंग मशीन आता है। तो जो ग्लू बाइंडिंग मशीन जो है वो मेड इन इंडिया वाला जो मशीन है, वो आपका नियर अबाउट 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए दाम है। और उसी जगह पे चाइनीज़ मशीन आपका अवेलेबल है, 40,000 50,000 से स्टार्टिंग है, एंड इट गोज़ अप टू नियर अबाउट 1.5 लाख टू 2 लाख रुपीज़। तो आप जस्ट सोचिए कि आपका इंडियन मेड मशीनरी 5 लाख 6 लाख रुपए दाम है, तो कोई भी बिज़नेस जो इंडिया में शुरू करना चाहता है, बुक बाइंडिंग, बुक प्रिंटिंग का बिज़नेस शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट हो जाता है। क्रेडिट उतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, और क्रेडिट अवेलेबल है, तो फिर उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। और अगर आप मशीन के लिए लोन लेने जाओगे, तो आपको बोलेंगे कि आप 15-20 लाख के नीचे आपको लोन नहीं देंगे। तो अगर मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा था कि भाई 5-6 लाख का लोन या इसका कोई क्रेडिट का अवेलेबिलिटी है? तो बोला नहीं है, 5-6 लाख का नहीं है, आपको पर्सनल लोन लेके करना पड़ेगा। और पर्सनल लोन लेंगे वो भी बिज़नेस के लिए, व्हिच इज़ रियली डज़न्ट मेक सेंस। क्योंकि बिज़नेस डूब गया तो मैं अपना पर्सनल क्रेडिबिलिटी क्यों डुबाऊँ? मतलब बिज़नेस में वही होता है ना कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मुद्रा लोन, ये सब, ये सारी चीज़ें मतलब हाँ है, बट उसके लिए आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, एंड आपको पता है कि अंडर द टेबल, ओवर द टेबल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका प्लान सैंक्शन नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो वी हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बॉटम लाइन ये है कि जो मशीनरी होती है पैकेजिंग का, या जो टेक्नोलॉजी है, वो टिपिकली आपका चाइना के पास है, मैन्युफैक्चरिंग भी चाइना के पास है, और वो हम इंपोर्ट करते हैं। और अगर वो हमें हमारे देश में उसको सेल नहीं कर रहा है, और डॉलर जो है वो एक्सपेंसिव हो रहा है, सो इट रियली अफेक्ट्स दी प्रोडक्टिविटी। क्योंकि अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आपके पास मशीनरी नहीं है, तो फिर आप कैसे अपने बिजनेस को चलाएंगे? सो दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू, एंड डेफिनेटली इट इज़ हैम्परिंग द मैन्युफैक्चरिंग। एंड जो हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं, उसके लिए जो मशीनरी अगर नहीं होगा, तो फिर कैसे हम ग्रो करेंगे? सो that needs to be taken care by the whole economy. Government भी क्या ही कर सकते हैं, but government can help you, but government cannot do everything for you. ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, कार डीलर्स में एंड अप विद 4 लाख यूनिट इन्वेंटरी। सो रिसेंटली हमने इससे बात किया था कि गाड़ी का जो कंजम्पशन है, पैसेंजर व्हीकल का जो कंजम्पशन है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और ईयर ओवर ईयर अगर हम देखें तो रैपिड आपका ग्रोथ आपको देखने को मिला है हर एक सेगमेंट में। एंड अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 4 लाख जो यूनिट है उन्होंने बनाया हुआ है, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सेल नहीं होगा, इसलिए जो अपना प्रोडक्शन लाइन है या प्रोडक्शन वॉल्यूम है, उसको वो स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको रिड्यूस करें, ताकि जो स्टॉक पाइल है उसको निकाल सके। आपको हमेशा ये समझना पड़ेगा कि गाड़ी के सेगमेंट में क्या होता है। गाड़ी के सेगमेंट में हर साल जो है नया-नया मॉडल आता है, और पुराना इन्वेंटरी, पुराना गाड़ी, इसलिए आप अगर गाड़ी खरीदते हैं, टिपिकली क्या होता है कि आप चाहते हैं कि लेटेस्ट मटीरियल, लेटेस्ट जो मशीन है, लेटेस्ट जो गाड़ी है, वो आपके पास है। यानी अगर आप अगस्त में गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आपका वेटिंग पीरियड होता है, ठीक है? या स्टॉक में अवेलेबल होता है। तो वेटिंग पीरियड में अगर आप अगस्त में गाड़ी खरीद रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो गाड़ी है वो जुलाई में बना हुआ है, या जुलाई एंड में बना हुआ है। तो वहाँ पे आप गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए उन लोगों को बहुत बार डैमेज्ड गाड़ी, एक्सीडेंट गाड़ी, या पुराना जो ओल्ड स्टॉक है वो गाड़ी लोग मतलब डीलर जो है पकड़ा देते हैं, और लोग जो है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं, डेफिनेटली आप गूगल में जाके सर्च कीजिए हाउ टू फाइंड आउट कि जिस दिन आप गाड़ी खरीद रहे हैं, या जो गाड़ी आप डिलीवरी लेने वाले हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ है। और कोई भी जो कंपनी है वो ओल्ड स्टॉक नहीं रखना चाहता है, क्योंकि ओल्ड स्टॉक जब भी रखेंगे तो यहाँ पे जो बायर है वो अगर जागरूक है, तो फिर वो बोलेगा कि ओल्ड स्टॉक, अगर फॉर एग्जांपल अगस्त में मैं गाड़ी ले रहा हूँ, अगर जनवरी का जो लॉट है, जनवरी का लॉट है या लास्ट ईयर का लॉट है, तो फिर मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि सपोज़ 12 लाख रुपए का गाड़ी है, मैं बोलूँगा कि देखिए ये तो 6 महीने पुराना गाड़ी है, ठीक है? आपके यार्ड में पड़ा हुआ था, मतलब कहीं न कहीं तो 6 महीने कहीं न कहीं तो पड़ा हुआ था ना, तो कैसे किस तरीके से पड़ा हुआ था मुझे पता नहीं है। ऑल्दो आप इसका सर्विसिंग दोगे, सब कुछ दोगे, बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल इट इज़ अ 6 मंथ ओल्ड कार। तो 12 लाख रुपए अगर होता है, तो फिर यहाँ पे आप मुझे कंसेशन दीजिए, नहीं तो मैं ये गाड़ी नहीं लूँगा, या मैं दूसरे डीलर के पास चला जाऊँगा।
और ये मैंने खुद किया है। और यहाँ पे फिर आप कर सकते हो कि आर्म ट्विस्ट कर सकते हो अपने डीलर को, फिर वहाँ पे आप 50,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख तक जो है आप रिबेट माँग सकते हैं, क्योंकि ओल्ड स्टॉक कंपनी वापस लेता नहीं है और जो डीलर है वो चाहता है कि समहाउ इसको बेचें। फिर वो फ्लीट वाले को बेच देता है, या जो है मतलब वो जुगाड़ लगा के उसको, या टोपी, मतलब कोई भी कस्टमर तो मिल ही जाता है जिसको टोपी लगा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें चलती हैं। अगर आप जागरूक होते हैं तो फिर आप जो है आर्म ट्विस्ट करके अपना जो है काम करवा सकते हैं। सो दीज़ आर द थिंग्स व्हिच वर्क। एंड अगर यहाँ पे इन्वेंटरी हो जाता है, सो डेफिनिटली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट दी रेवेन्यू ऑफ ऑल दीज कंपनीज। और आपका डीलर है, डीलर के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट द नेट प्रॉफिट, नेट रेवेन्यू ऑफ ऑल दीज कंपनीज। रिटेल कंपनीज QSR एक्सपैंड एट स्लोएस्ट पेस इन 5 ईयर्स, ये भी बहुत ही कंसर्निंग चीज़ है। ऑलरेडी जैसे आपने देखा था कि कोविड के बाद लोग जो है पागल जैसा कंज्यूम कर रहे थे। अभी कंज्यूम करते-करते आपका एक मार्केट में हमेशा जो है वो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट और रिटेल कंपनी अगर एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको देखने को मिल रहा है कि अ, आप खुद भी थोड़ा-सा स्टडी कीजिए। स्टडी ये कीजिए कि कोई भी अगर आप बिज़नेस तैयार करते हैं, इवन सोचिए कि आपको एक आपने गाड़ी खरीदा है, ठीक है? गाड़ी खरीदा है, गाड़ी फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी फैमिली को कहीं पे भेजना है। मैं एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। आपको टैक्सी से रेलवे स्टेशन जाना है, या टैक्सी से आपको एयरपोर्ट जाना है। आपका टैक्सी से आप जा रहे हो, 40 किलोमीटर दूर है आपका जो एयरपोर्ट है, ये 40 किलोमीटर दूर है। तो डीज़ल गाड़ी है। डीज़ल गाड़ी में अप्रॉक्सिमेटली मैं पकड़ लेता हूँ कि ₹7 का आपका तेल लगता है, ₹7 पर किलोमीटर। तो 7 इंटू 40 कितना होता है? आपका ₹280। तो ₹280 का तेल लगता है, बट वो 40 किलोमीटर के लिए आपसे वो कितना भाड़ा लेगा? वो लेगा आपसे ₹1500, ₹2000। तो ये समझने की बात है। तो ₹1500, ₹2000, हाँ, आप बोलोगे गाड़ी का मेंटेनेंस, वो सब ठीक है। बट जो सबसे बड़ा जो कॉस्ट होता है, वो है आपका लेबर। ह्यूमन लेबर इज़ वेरी, वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी, वेरी अनरिलायबल एंड वेरी, वेरी आप बोल सकते हो कि उसका आउटपुट जो है वो आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। उसको आप क्या बोलते हैं, जैसे एक गाड़ी है, वो आपको पता है कि 12 किलोमीटर पर लीटर देगा, बट एक इंसान है, वो हर दिन सेम आउटपुट देगा कि नहीं देगा, वो गारंटीड नहीं है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। QSR सेगमेंट में भी आप देखोगे, और मैं कुछ देर बाद भी और एक न्यूज़ में कवर करने वाला हूँ कि लास्ट माइल डिलीवरी जो होता है, वहाँ पे भी जो लोग हैं या जो डिलीवरी एजेंट्स हैं, उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसलिए ब्लू कॉलर जॉब का रिक्वायरमेंट हमेशा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आप उसको ऑटोमेट नहीं कर सकते। सो रिटेल कंपनीज़ और QSR ने ये देखा है कि हम तो दुकान खोल लेंगे, बट लोग कंज़्यूम अगर नहीं करते हैं, तो वो एक इश्यू है। दूसरा है, जो रिटेल कंपनीज़ हैं, QSR है, उसके लिए आपको मैन पावर चाहिए होता है, और मैन पावर अगर आप रैपिडली उसको एक्सपैंड करें, तो मैन पावर का जो हायर तो कर लेंगे, बट अट्रिशन को अगर आप मैनेज नहीं कर पाते हैं, सो डेफिनिटली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दीज़ कंपनीज़। So that is why these are some of the reasons why these companies are slowly and gradually, जो ग्रोथ हो रहा था, जिस तरीके से वो फ्रेंचाइज सेल कर रहे थे, फ्रेंचाइज को ग्रो कर रहे थे, वो उन्होंने स्लो डाउन कर दिया है। और डिमांड भी जो है हल्का फुल्का, आपका बोल सकते हो कि सैचुरेशन तो नहीं है, बट लोग जो है एक लेवल तक कंज्यूम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो हल्का टेपर ऑफ हो जाता है। और मानसून में ज़्यादातर लोग टेपर ऑफ, मतलब वो कंजम्पशन को थोड़ा सा कम करते हैं। फिर इसके बाद जो अभी 3 महीना है, 3 महीने बाद आप देखोगे सितंबर एंड से लोग पागल जैसे कंज्यूम करना शुरू करेंगे, अक्टूबर से टिल अप्रैल महीने तक दे विल कंज्यूम लाइक क्रेजी। फिर मई महीने से आपका सितंबर महीने तक वो थोड़ा सा टेपर ऑफ हो जाता है। दिस इज अ साइकिल, एंड आप वेडिंग साइकिल, तो बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फेस्टिवल्स होता है, वेदर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं विच रियली अफेक्ट्स इट। बट दिस इज हाउ इट इज़ वर्किंग राइट नाउ। डिमांड फॉर लास्ट माइल डिलीवरी, वेयर हाउस पर्सनल व्हाट्सएप, तो ऑलरेडी मैंने बात किया है। इसमें अट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है, एब्सेंटीज़म बहुत ज़्यादा होता है, प्रोडक्टिविटी भी बहुत जो है वो कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, और एक्सट्रीम हीट तो है ही है। और फिर आपका फ्यूल कॉस्ट भी यहाँ पे एड अप होता है। और स्लोली एंड ग्रेजुअली ये कंपनीज आप देखोगे, वो आपका नाइट शिफ्ट मॉडल में चले जाएंगे, कि जो डिलीवरी एजेंट्स हैं वो वही बोलेंगे कि हम जो है आपको अर्ली मॉर्निंग डिलीवरी करेंगे या लेट नाइट को डिलीवरी करेंगे। जो बीच का जो टाइम है 1 बजे से लेके 4 बजे तक, उस पीरियड में जो है हम डिलीवरी नहीं करेंगे, एंड दैट इज़ परफेक्टली फाइन। यहाँ पे आपका एफिशिएंसी जो है उसके बेसिस पे हम काम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे लॉ बोर्ड, लेबर कमीशन वो अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, वो ये देखने की बात है। इंडिगो जो है आपका विमेन सीट अवेलेबिलिटी, ये एक फीचर उन्होंने डाला हुआ है। तो इंडिगो ने ये बताया है कि आपका एक नया फीचर उन्होंने डाला हुआ है कि अगर कोई महिला है वो टिकट बुक कर रही है, तो उनको दिखेगा कि दूसरे महिला कौन है जब वो चेक इन कर रहे हैं। तो एक तो बात है, इक्वालिटी की बात बोलते हैं, तो यहाँ पे व्हाई देयर इज सच स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर वुमेन नॉट फॉर मेन, इट इज क्वाइट सैड दो, बट मैं ये एज अ सैटायर सार्काज़म बोल रहा हूँ।
तो और एक चीज़ है कि इंडिगो इसी तरीके से इंडिया में स्लोली एंड ग्रेजुअली वोकिज्म आ रहा है, और रिसेंटली आपका दिया गया था ना स्मैशिंग पैट्रियार्की एट 30,000 फीट या समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें ये कर रही हैं, गर्ल पावर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, एंड आई नेवर सॉ इट, नेवर नोटिस इट दो, बट इंडिगो, ये तो कनाडा वाला, ये कौन है? इंडिगो एयरलाइन का एक है 30,000 फीट, 30,000 above patriarchy something like that। तो तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं ना, तो फिर वो एक मतलब ठीक है, आप कस्टमर को ये सब कर रहे हैं, बट जो कस्टमर है ना, वो देखते हैं कि भाई ये वोकिज़म हमें नहीं चाहिए, आप सर्विस दो, पैसा लो, खत्म हो गया, बट डोंट शव दिस ऑन आवर फेस। सो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, डेफिनेटली मुझे बताइएगा, एंड या लेट्स मूव ऑन। एमजीएचपीसीएल जो है आपका ईवी चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। जैसे ऑलरेडी मैंने बताया था कि जो ईवी चार्जिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली पेट्रोल पंप के माध्यम से ही होगा, क्योंकि पेट्रोल पंप के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, स्पेस भी होता है, ताकि वो बहुत ही आसानी से उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जिस तरीके से पेट्रोल पंप में पेट्रोल डिसबर्स करने का जो मशीन होता है, उसी के साथ साथ आप एक जगह पे चार्जिंग का वो मशीन लगा सकते हैं, एंड उनके पास ऑलरेडी स्पेस रहता है, तो ये एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट होता है। उनका जो एग्जिस्टिंग स्पेस है उसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं, स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। मैन इंडस्ट्री जो है उसको 490 करोड़ का ऑर्डर मिला है स्टील पाइप का, इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट से, विच इज समथिंग यू शुड नो, यू शुड बी अवेयर ऑफ। अभी जो जून 6 को ऑक्शन होने वाला है, उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एयरटेल ज़्यादा उसको परचेज करेगा। जियो विल नॉट बी इन्वेस्टिंग मच इनटू इट, बट एयरटेल क्योंकि उसका मार्केट कैप अच्छा हुआ है, तो वो मार्केट से अच्छा पैसा उठा के जो है ले सकते हैं। सैटेलाइट ये ऑलरेडी लाइक दीज आर ऑल डेरिवेटिव न्यूज़, आपको समझ में आता है, आई एम प्रीटी मच श्योर। फिर स्पाइसजेट का हालत एक्चुअली ख़राब है। हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ही बार बार इसको चाबुक मार रहा है। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि $4.8 मिलियन आप पे करो, एंड फिर से इंसॉल्वेंसी में एक प्ली गया है, और टाटा स्टील का जो नेट प्रॉफिट है वो नीचे की तरफ हो रहा है। दीज आर ऑल डेरिवेटिव न्यूज़, तो ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, जैसे हम जस्ट लेटिंग यू नो, अपडेट ही है, समझाने का कुछ नहीं है इसमें। फ्रेश इंसॉल्वेंसी प्ली अगेंस्ट स्पाइसजेट 12 मिलियन का जो है एनसीएलटी में, बार इतना बार एनसीएलटी में जा रहा है ना स्पाइसजेट, कब उसका एडमिट कर लेगा ना, बहुत खराब हालत होने वाला है। 1300 करोड़ का यहाँ पे 4.8 मिलियन डॉलर्स है, अभी यहाँ पे उसको $12 मिलियन का जो है वो पे नहीं कर पा रहे हैं। स्पाइसजेट इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, एंड उसको इमरजेंसी क्रेडिट लाइन में तो पैसा मिला है, लेट्स सी। और गोरा जो है, एफपीआई जो है, वो इंडिया में उतना पैसा नहीं लगा रहा है, बट यहाँ पे मार्केट को पुश कर रहा है आपका म्यूचुअल फंड, यानी देसी जो है वो मार्केट को पुश करके ऊपर की तरफ रख रहा है, बट और गोरा जो है वो उतना इंटरेस्टेड नहीं है। सो वी विल सी दैट आफ्टर द इलेक्शन जो रिजल्ट आने वाले, वी कैन एक्सपेक्ट हल्का सा जो सेल ऑफ होगा, सेल ऑफ या एज इन जो प्रॉफिट बुकिंग है वो आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, मार्केट नीचे की तरफ अभी नहीं जाएगा, ऑल्दो एवरीथिंग इज ओवर इन्फ्लेटेड, बट कुछ सेक्टर में, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सेक्टर जो हमेशा ओवरग्रीन है, सनशाइन वाला बोल सकते हो कि सनराइज वाला सेक्टर है, जैसे फार्मा, ये सारे सेगमेंट है। सो उसमें स्मॉल कैप आर गोइंग टू बी बिगेस्ट बेनिफिशियरीज। सो आई विल बी पर्सनली इन्वेस्टिंग इनटू स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स। लार्ज कैप में नॉट दैट मच, बिकॉज दे आर ऑलरेडी सैचुरेटेड, मैच्योर्ड, ओवर मैच्योर्ड रादर, ओवर सैचुरेटेड, तो उसमें डाल के पैसा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें आपका स्पेस नहीं है, मार्केट ग्रोथ नहीं होगा। और हम लोग देखेंगे कि स्मॉल कैप में या मिड कैप में ये देखेंगे कि जो गोरा है, गोरा पैसा डालेगा यहाँ पे, और फिर उसको जो है ग्रो करेगा, कैपिटल इन्फ्यूज़ करेगा, उसको ग्रो करेगा। और यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ हमने देखा हुआ है कि जैसे अल्कोहल वाले भी आ रहे हैं यहाँ पे, डिस्टिलरी, बहुत सारे जो प्रोमोटर्स तो सेल कर ही रहे हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे आपका पी जो है, पी भी जो है अभी सेल करके निकल रहा है 8%, 9%, 10%, तो पार्शियली ज़्यादा जो आपका पी है वो प्रॉफिट बुकिंग करके, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके वो निकल रहे हैं। उनको चाहिए भाई, हमने पैसा डाला हुआ है, 10%, 20%, 100% हमने कमा लिया, अभी निकलना है हमको यहाँ से। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेयर यू कैन सी दैट गोरा जो है वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहा है। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया। आप जाइए हमारे वेबसाइट में, रेगुलर अपडेट्स पा सकते हैं, profitnama.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। रुपी ऑल टाइम लो पे है, एंड ये भी बहुत एक ज़्यादा कंसर्निंग है, और अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको डॉलर में इनकम होता है तो यू कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट अगर आप ऐसा काम करते हैं जहाँ पर आपको इम्पोर्ट करना पड़ता है, सो यू हैव टू पे मोर। सो टिपिकली हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होता है,
ट्रेड डेफिसिट जो है वो वो नेगेटिव है। हम एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या फ्यूल को ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो उस जगह पे वी कैन एक्सपेक्ट दैट दिस इज गोइंग टू इंक्रीज इन्फ्लेशन। रिलायंस रिटेल इज लुकिंग टू गेट अगेन इनटू क्विक डिलीवरी। सो ऑलरेडी इनका जो है हब एंड स्पोक मॉडल में काम करते हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन्होंने करके रखा हुआ है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे। सो वी कैन एक्सपेक्ट देम दैट दे विल स्टार्ट डोर टू डोर डिलीवरी और लास्ट माइल डिलीवरी एज वेल। और फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि भाई 5.8% के नीचे रखें, और 5.8% के नीचे रहेगा विच विल बी एब्सोल्युटली अमेजिंग। क्योंकि जितना रिड्यूस करेंगे तो फिर आपका जो करेंसी का जो वैल्यू है वो आपका करेंसी स्ट्रांग होगा, करेंसी का जो वैल्यू है कंपेयर टू डॉलर वो भी इंप्रूव होगा, और लोगों का परचेसिंग कैपेसिटी भी इंप्रूव होगा। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय।